नमस्ते दोस्तों। मैं एडवोकेट अभिनव कदम आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मुझे बहुत सारे प्रेक्षकों ने ऐसा बताया है कि सर आप रेरा पिटिशन ड्राफ्ट कैसे करते हैं रेरा अथॉरिटी के सामने। उसके रिलेटेड एक अच्छे से इंफॉर्मेशन हमें दे दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग खुद अपना केस लड़ना चाहते हैं और रेरा अथॉरिटी के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे अलॉटीज है और फ्लैट बायर्स है, होम बायर्स है। उनका ये सवाल रहता है कि हमने तो फ्लैट बुकिंग किया और बुकिंग के बाद जो हमें पोजीशन डेट है, वो पोजीशन डेट अभी निकल चुका है, फिर भी हम उस पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं। बिल्डर हमें पोजीशन नहीं दे रहा है। तो क्या हम डिले कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं क्या उसके रिलेटेड? और बहुत सारे किसी ने बुकिंग अमाउंट किया है, दिया है, और उस बुकिंग अमाउंट के बाद भी उसे वो रिटर्न भी नहीं मिल रहा है आफ्टर कैंसलेशन ऑफ दैट बुकिंग। तो इसके लिए महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने आप अपना पक्ष रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रेरा एज पर सेक्शन 18 हो, सेक्शन 13 हो, रेरा एक्ट के अनुसार आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। बहुत लोगों के तकलीफ आती है, दिक्कत आती है कि हम रेरा के सामने अपना पिटिशन ड्राफ्ट कैसे करें। बहुत सारे लोग जाते हैं ऑनलाइन रेरा के वेबसाइट के ऊपर और कुछ लिखते हैं, और वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में कंप्लेंट ना होने के कारण बहुत सारी परेशानियों का उस अलॉटीज को सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों, ये 27 पेज का वीडियो है। उसके बाद में वो आपकी कंप्लेंट आप नोटराइज कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको ये वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, केयरफुली ये ड्राफ्ट देखिए। मैं एडवोकेट अभिनव कदम। आपको अगर ये ड्राफ्ट का सैंपल फॉर्मेट चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको मेरे टाइम के हिसाब से वो ड्राफ्ट फ्री में देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले याद रखिए कि आपको ये ड्राफ्ट करते समय लिखना क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट्स है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उसके हेडिंग में बिफोर द महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी एट मुंबई सीसी नंबर, ये ऐसा लिखना बहुत जरूरी है। आपको इसको आपके फर्स्ट लैंग्वेज में, और ट्राई कीजिए कि ये आपका ड्राफ्ट इंग्लिश में ही हो, क्योंकि रेरा एक्ट और रेरा अथॉरिटी इंग्लिश में ही ज़्यादातर वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट मराठी में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ड्राफ्ट तो स्टैंडर्ड इंग्लिश फॉर्मेट में होना बहुत अनिवार्य है। तो दोस्तों, आपको बिफोर महाराष्ट्र रियल एस्टेट अथॉरिटी एट मुंबई सीसी नंबर सो एंड सो, ये पहले हेडिंग में लिखना है। उसके बाद बिटवीन मतलब आपका नाम और आपके अपोजिट पार्टी, बिल्डर हो, प्रमोटर हो, और कोई अपोजिट पार्टी हो, उसका नाम यहाँ पे रखना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे रखिए, और महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो आपके प्रोजेक्ट का, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना अनिवार्य है। उसके बाद आप इंडेक्स बनाइए। इंडेक्स में क्या आता है कि फॉर्म एन कंप्लेंट है। मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म एम कंप्लेंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, एफिडेविट्स कैसे अटैच करना है, वकालतनामा, अभी आपके वकील है तो वकालतनामा आप दे सकते हैं। अगर आपके वकील नहीं है तो आप खुद ये वकालतनामे की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एनेक्चर एग्जिबिट्स क्या क्या लगाना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अलॉटमेंट लेटर हो, आपके पास अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट कैसे अटैच करना है, पेमेंट रिसिप्ट, आपने अगर पेमेंट किया है तो पेमेंट रिसिप्ट का चार्ट कैसे बनाना है, बैंक स्टेटमेंट, अगर आपने बिल्डर प्रमोटर को कुछ बैंक के जरिए पैसे दिए तो उसका स्टेटमेंट कैसे हाईलाइट करके अटैच करना है। अगर होम लोन आपने लिया है, वो उस होम लोन के सैंक्शन लेटर आपको अटैच करना है। फिर वो होम लोन का डिसबर्समेंट स्टेटमेंट है, वो भी आपको अटैचमेंट करना है। अगर कुछ ईमेल करस्पॉन्डेंस है, जैसे कि आप हमें पोजीशन कब दे रहे हो, और पोजीशन ये आपने देने का एडमिट किया है, और कुछ अदर ग्रीवेंस हो, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज खराब है, आपने कुछ अम्यूनिटीज हमें प्रोवाइड करने के लिए एडमिट कर दिया था कि आप सो एंड सो डेट को हमें
अम्यूनिटीज प्रोवाइड करने वाले थे, उसके रिलेटेड अगर आपका कुछ बिल्डर्स के साथ शिकायत हो तो उसका ईमेल्स लेटर्स आपको अटैच करना है। फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई कोई अलॉटीज अपने एडवोकेट्स के थ्रू लीगल नोटिस भी भेजते हैं कि हमें आप पोजीशन दे दीजिए विद इन सो एंड सो टाइम, और हमें इंटरेस्ट भी पे कीजिए, आप पोजीशन देने के लिए आपको डिले हो गया है। उसके रिलेटेड अगर आपने लीगल नोटिस सेंड किया है तो उसका भी एनेक्चर आएगा। और उसने उसको कभी कभी वो बिल्डर लोग रिप्लाई भी देते हैं, प्रमोटर लोग रिप्लाई भी देते हैं, वो रिप्लाई भी आपको उसके साथ अटैच करना चाहिए। कभी भाई एमिनिटीज के लिए एडवर्टीजमेंट ब्रोचर में कुछ अलग दिखाया जाता है और एक्चुअल में कुछ अलग मिलता है, तो उसके रिगार्डिंग भी एडवर्टीजमेंट ब्रोचर्स अगर आपने रखे हैं आपके पास तो वो भी आपके कंप्लेंट के साथ आपको लगाना है। करंट स्टेटस भी आपको अगर एक्सप्लेन करना है अथॉरिटीज को कि अभी करंट स्टेटस तो प्रोग्रेस में ही नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन डिले चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास अगर फोटोग्राफ्स होते हैं तो आप फोटोग्राफ्स भी अटैच कर दीजिए। फिर महारेरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको महारेरा की वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। और उसके बाद आपने अगर आपको पोजीशन डिले किया है तो आपने डिले पोजीशन का कैलकुलेशन कैसे किया है उसका भी स्टेटमेंट आपको अटैच करना इंपॉर्टेंट है। और इससे अलावा आपके पास कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे कि रेरा अथॉरिटी के सामने आप अपने कंप्लेंट कैसे ड्राफ्ट कीजिए और कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म सी रूल 35(1), इसके जरिए आपको ये कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी है। दोस्तों ट्राई कीजिए कि आप ये फॉर्म सी रूल 35(1) एज इट इज रखने की कोशिश कीजिए। फिर इसके ऊपर आप अगर अथॉरिटी को कंप्लेंट कर रहे हैं तो कौन से सेक्शन के जरिए कर रहे हैं। अभी ये सेक्शन 31 के जरिए हम कंप्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं क्योंकि डिले पोजीशन हुआ है और उनको उस प्रोजेक्ट से कुछ डिले पोजीशन के लिए इंटरेस्ट भी चाहिए, रेंट भी चाहिए, और कुछ एमिनिटीज प्रोवाइड करने का अश्योरेंस दिया था, वो भी बिल्डर ने किया नहीं। तो ये एक सैंपल फॉर्मेट है, तो हमें कंप्लेंट भी ऐसे ही ड्राफ्ट करनी है। तो ये फॉर्म सी रूल 35(1) कंप्लेंट टू द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर सेक्शन 31 रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, ये आपको ऐसे ही रखना है। फिर उसके ऊपर फॉर यूज ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफिस, यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये सैंपल एज इट इज आपको वहां पे राइट डाउन करना है। ये सिर्फ ऑफिस ऑफिस यूज के लिए है। जब आपकी कंप्लेंट नंबर डाल दिया जाता है तो उसके लिए ये डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ रिसीप्ट, कंप्लेंट नंबर, सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर, और सेक्रेटरी स्क्रूटनाइज करता है कि आपका कंप्लेंट अच्छा है या प्रॉपर फॉर्मेट में है या कोई ऑब्जेक्शन है, और उसका साइन लगता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये सिर्फ यहाँ पे एज ए इंफॉर्मेशन ऑफिस यूज के लिए ये फॉर्म ऐसा ड्राफ्ट करके लिखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, फिर बाद में बिफोर द महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉम्बे, आपका कौन सा भी अथॉरिटी हो, हरियाणा हो या दूसरा कौन सा, दिल्ली हो, नोएडा हो, जहाँ का भी हो, बैंगलोर हो, तो वो अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ये कंप्लेंट महाराष्ट्र में है इसलिए महाराष्ट्र लिखेंगे। तो और भी ये ये कंप्लेंट सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बनाया है, ये याद रखिए। अभी देखो सभी जगह कंप्लेंट आप कौन सी भी अथॉरिटी के सामने कीजिए, आपका ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो अलाउड हो जाएगा और कोई भी रजिस्ट्रार सेक्रेटरी ऑब्जेक्शन नहीं निकालेगा। अभी इसके बाद आपको आपका नाम डालना है अलॉटीज का, फिर आपका एड्रेस डालना है, पिन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कंप्लेंट अलर्टी है फिर इस ईमेल आईडी के ऊपर ही आपको फिर ऑनलाइन हियरिंग वगैरह उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आते रहेंगे। उसके बाद वर्सेस कौन है, आपके बिल्डर का नाम, डेवलपर का नाम, प्रमोटर का नाम, जो भी रेरा के सर्टिफिकेट के ऊपर है, जो भी आप रेरा रजिस्ट्रेशन के नंबर है, वही बिल्डर, प्रमोटर और डेवलपर का नाम डालना है। उसका रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस वहां से ही आपको मिलेगा, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी और उसका महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिर से लिखना है। दोस्तों ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका हेडिंग लिखना है कंप्लेंट का, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 31 ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेड विथ सेक्शन 18 ऑफ दैट। अभी ये रेड विथ सेक्शन 18 क्यों बोला है, क्योंकि हम यहाँ पे पोजेशन के रिलेटेड इशू देख रहे हैं, डिले इन पोजेशन, तो इसके लिए हमने ये
सेक्शन 18 का यूज किया है। वैसे ही अगर आपका कोई बुकिंग अमाउंट आप रिफंड चाहते हैं तो सेक्शन 13 वगैरह, एज पर दी रेरा एक्ट आपको यहाँ पे सेक्शन लिखना है। अभी डिटेल्स ऑफ क्लेम में हमें पर्टिकुलर शब्द कंप्लेनेंट लिखने हैं। तो पर आपका पूरा नाम एज पर पैन कार्ड हो, आपके पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, सर्विस ऑफ नोटिस का एड्रेस, वो भी आपको लिखना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, आपका ऑक्यूपेशन। ये 9 चीजें आपको पर्टिकुलर्स ऑफ द कंप्लेनेंट में लिखनी है डिटेल्स ऑफ द क्लेम की। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द रिस्पोंडेंट लिखना है, रिस्पोंडेंट प्रमोटर का नाम लिखना है, उसके बाद उसका कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सीआईएन रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास मिलता है तो वो लिखना है, और उसके जो डायरेक्टर्स है, पार्टनर्स है, उसका भी नाम, सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको फुलफिल करनी है। उसके बाद थर्ड पैरा इंपॉर्टेंट है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अभी ये कंप्लेंट हम महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने दाखिल कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको जुरिस्डिक्शन है, वो जुरिस्डिक्शन क्लॉज हमें यहाँ पे लिखना है, दैट द कंप्लेंट मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट द ऑनरेबल अथॉरिटी हैज टेरिटोरियल, पिक्यूनरी एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। क्यों जुरिस्डिक्शन है ये पैराग्राफ में हमने एक्सप्लेन किया है, दैट कंप्लेनेंट हैज बुक्ड एंड परचेस एन अपार्टमेंट यूनिट शेयर प्रोजेक्ट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस अथॉरिटी। हमने इस अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन में ही ये फ्लैट बुक किया था और परचेस किया था, और कॉज ऑफ एक्शन भी ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर ही आ रही है। द प्रेजेंट कंप्लेंट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 31, ये भी हमने लिखा है। सेक्शन 18 ये भी यहाँ पे फिर से रिपीटेडली लिखा है, एंड दिस honorable authority has exclusive jurisdiction to adjudicate upon the issue raised in the present complaint। और हमें ये भी यहाँ पे लिखना है कि नो अदर कोर्ट फोरम ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी हैज jurisdiction to entertain or adjudicate the present case as per section 79 of the real estate regulation and development act 2016, क्योंकि इसके रिगार्डिंग पोजेशन डीले के रिगार्डिंग एक्सक्लूसिवली ऑनरेबल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को पावर्स है। इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अथॉरिटी है, इसलिए हम इस कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर आपके सामने आए हैं, और हमने अदर कौन से भी फोरम के सामने और ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के सामने सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर कंप्लेंट नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों हमें फैक्ट ऑफ द केस केयरफुली लिखना है। अभी फैक्ट ऑफ द केस मतलब क्या है कि जो आपके भी केस का क्रोनोलॉजिकली बैकग्राउंड है, आपने कब बुकिंग किया था, क्या एश्योरेंस दिए थे, एग्रीमेंट कब हुआ था, ये सब फैक्ट ऑफ द केस में आएगा। तो इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड क्या है, तो द प्रेजेंट कंप्लेंट इज being instituted against the unilateral, arbitrary, unlawful, dishonest, and malafide and high-handed actions of the respondent promoter, wherein the respondent has failed, neglected to construct, complete, and deliver of possession of the allotted apartment unit to the complainant allotee within the stipulated time period as agreed upon in the allotment letter and builder buyer agreement। जो भी बिल्डर बायर ने हमें पोजेशन डेट एग्री किया था, उसका वायलेशन उसने किया था, इसलिए वो डिफिशियंसी इन सर्विस भी आता है, और ये अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, एंड ही वायलेटेड द रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016। तो ये हमें इंट्रोडक्शन में लिखना है। सो इसके बाद रिस्पोंडेंट प्रमोटर कौन है, वो भी यहाँ पे लिखना है। द रिस्पोंडेंट इज द रियल एस्टेट डेवलपर प्रमोटर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग एंड सब्सिक्वेंट डिलीवरी ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, कमर्शियल स्पेसेस एंड प्लॉट्स। ये रिस्पोंडेंट के जो डेवलपर प्रमोटर है उसके लिए ये पैराग्राफ है। दोस्तों इसके बाद हमें डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स लिखने हैं। डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या आएगा, द रिस्पोंडेंट हैड लॉन्च्ड अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अंडर द नेम एंड स्टाइल। हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई कोड नेम होता है, तो वो प्रोजेक्ट का नेम डालना है और उसे आगे लिखना है कि हियर इन आफ्टर रेट रेफर्ड टू एज द सेड प्रोजेक्ट एंड लोकेटेड एट सो एंड सो, इसका लोकेशन इसके बाद डालना है। दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट, ये आपको रेरा वेबसाइट्स के ऊपर मिलेगी। द सेड प्रोजेक्ट वाज ड्यूली रजिस्टर्ड विथ महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी
अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो। और उसके बाद द रिस्पोंडेंट थ्रू वेरियस एडवर्टीजमेंट ब्रोशर्स पैम्फलेट्स होर्डिंग वेबसाइट्स न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट एंड अदर मीडिया हैड एक्सटेंसिवली marketed and promoted the said project, and the respondent made attractive representations, assurance, and commitment to the prospective buyers and the alert regarding high quality of construction and premium specification। दोस्तों, जब कभी भी हम प्रोजेक्ट बुकिंग करने जाते हैं तो हमें ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि इस आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज फैसिलिटीज दिया जाएगा, को टाइमली कंप्लीशन एंड डिलीवरी पोजीशन दिया जाएगा, ये हमारा प्राइम लोकेशन है, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी है, ऑल नेसेसरी अप्रूवल्स एंड सैंक्शंस हमें मिले हैं, क्लियर एंड मार्केटेबल टाइटल है और कमिटमेंट टू डिलीवरी पोजीशन, और हम ये तारीख को आपको पोजीशन देने वाले रहे। अभी ये एडवर्टीजमेंट ब्रोशर है जो हमने अटैच करना चाहिए अपने कंप्लेंट के साथ, उसका हम रेफरेंस यहाँ पे लिखेंगे। कॉपी ऑफ द एडवर्टीजमेंट ब्रोशर ऑफ द सेड प्रोजेक्ट इज एनेक्स्ड हियर विथ एंड मार्क्ड एज एनेक्सर 18। दोस्तों, इसके बाद हम बुकिंग के रिगार्डिंग पैरा लिखेंगे। अभी हमने बुकिंग कब किया था और अलॉटमेंट का कैसे हुआ था। द कंप्लेनेंट बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द रिप्रेजेंटेशन एश्योरेंस एंड कमिटमेंट मेड बाय द रिस्पोंडेंट रिगार्डिंग द सेड प्रोजेक्ट and having full faith and confidence in the respondent's credential and reputation, express interest in booking an apartment unit in the said project for residential purpose। द बुकिंग डेट, या आपको बुकिंग डेट आपका यहाँ पे रखना लिखना है। द कंप्लेनेंट विजिटेड द सेल्स ऑफिस ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड अप्लाइड फॉर बुकिंग ऑफ एन अपार्टमेंट इन द सेड प्रोजेक्ट। द कंप्लेनेंट वाज अलॉटेड कस्टमर आईडी, आपका जो भी कस्टमर आईडी अगर उसने आपको दिया है वो, और बुकिंग अमाउंट जो कुछ भी लिखा है वो आपने कैसा मोड ऑफ पेमेंट किया है, चेक ने किया है, एनएफटी किया है, कैश किया है, और उसने उसके रिगार्डिंग रिसीट दिया है तो उस रिसीट का नंबर और उसका डेट यहाँ पे लिखना है, बुकिंग के रिलेटेड है। अभी सब्सिक्वेंटली द रिस्पोंडेंट वाइड अलॉटमेंट लेटर आपको दिया जाता है, उसमें आपको यूनिट के डिटेल्स लिखने हैं कि फ्लैट नंबर क्या अलॉट हुआ है, टाइप्स क्या है, 2 BHK है, 3 BHK है, 1 BHK है, टावर क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है, फ्लोर कौन सा है, बिल्टअप एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है, विंग कौन सी है, फेज कौन सा है, वो आपको लिखना है। कार पार्किंग लिखना है। दोस्तों, रेरा अथॉरिटी के सामने मैंने अब ऑलरेडी कार पार्किंग के रिलेटेड वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए, और आपको कार पार्किंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो उस वीडियो के जरिए आप रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद आपको टोटल एग्रीड कंसीडरेशन प्राइस यहाँ पे लिखना है एज पर द अलॉटमेंट लेटर, और उसका ट्रू कॉपी अगर होता है तो ट्रू कॉपी अटैच कीजिए, और ट्रू कॉपी ऑफ द अलॉटमेंट लेटर डेटेड सो एंड सो नेक्स्ट ईयर विथ एंड मार्क्स एज एग्जिबिट A1, ये आप लिखिए और ये इंफॉर्मेशन आप फुलफिल कीजिए। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्डर बायर एग्रीमेंट के रिलेटेड पैरा आएगा। दोस्तों, हम मैं जो पैरा बता रहा हूँ वो क्रोनोलॉजिकली है, स्टेप बाय स्टेप है, जिसके जरिए आपके जो रेरा अथॉरिटी के चेयरमैन है, मेंबर है, उनको आपका जजमेंट लिखते टाइम परेशानी और दिक्कतें ना आ पाएगी। तो ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्डर एग्रीमेंट है वो भी हमें इसमें लिखना है, ताकि इस बिल्डर एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें जो कोई भी आपको पोजीशन डेट हो और जो कोई भी एमिनिटीज एश्योरेंस हो वो आप हाईलाइट कर सकें। और और कभी-कभी बिल्डर्स यूनिलैटरल क्लॉज भी डालता है, जैसे कि अभी नया गोदरेज सोसाइटीज का गोदरेज अपार्टमेंट का जजमेंट आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप वन साइडेड यूनिलैटरल क्लॉज एग्रीमेंट टू सेल और बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट में नहीं डाल सकते, तो उसका भी आप डिफेंस ले सकते हैं अगर कोई भी वन साइडेड क्लॉज अगर बिल्डर ने उसके फायदे के लिए अगर उसमें प्रोमोटर ने डाला हो तो दोस्तों, हमें एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्डर बायर एग्रीमेंट के पैरा में द परस्यूएंट टू द अलॉटमेंट लेटर द रिस्पोंडेंट कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट टू एग्जीक्यूट अ फॉर्मल बिल्डर बायर एग्रीमेंट टू सेल अकॉर्डिंगली ऑन सो एंड सो डेट। यहाँ पे आपके एग्रीमेंट का डेट बिल्डर बायर का जो है वो वहाँ पे फिलअप करना है, और उसके बाद द बिल्डर बायर एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूशन का डेट वहाँ पे लिखना है, और ये जो कुछ भी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी आपने पेड की है, उसका भी पैरा आप यहाँ पे चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये स्पेसिफिकली जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये कंप्लेंट डिले इन पोजीशन है,
तो इसके लिए हम जो पैराग्राफ है जो एज इट इज कोट करेंगे, जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखा है, द एग्रीड पोजीशन डेट सो एंड सो एज पर क्लॉज, जो भी कोई भी एग्रीमेंट में क्लॉज होगा वो क्लॉज के हिसाब से हम वो क्लॉज यहाँ पे फिलअप करेंगे, और एज पर एग्रीड पोजीशन डेट ये हम लिखेंगे, ताकि जो अथॉरिटी है उनको पोजीशन डेट समझने में परेशानी और दिक्कत ना आए। उसके बाद ग्रेस पीरियड का भी क्लॉज होता है। द रिस्पोंडेंट वाज ग्रांटेड अ ग्रेस पीरियड 6 12 मंथ ओवर द अबाउट द एग्रीड पोजीशन डेट अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस फोर्स मेजर। ये देखिए कब कब बिल्डर ग्रेस पीरियड मिलने के लिए पात्र होता है, ये आपको समझने की जरूरत है। इलिजिबिलिटी क्या है ग्रेस पीरियड की? तो वो इलिजिबिलिटी है कि फोर्स मेजर, अनफोर्सिन इवेंट, मतलब समझो कि जैसे कोविड 19 पीरियड आया है, और कभी कभी भूकंप आया है, कभी कभी बहुत सारी बारिश फ्लड आया है, वो तो उस सिचुएशन में एक्सटेंशन लाजमी है। लेकिन ये फोर्स मेजोरी का डिफेंस आपके कुछ अथॉरिटीज ने डिले परमिशन किया वगैरह वगैरह, इसके लिए वो डिफेंस बिल्डर नहीं ले सकता है। इसके लिए ग्रेस पीरियड जो है वो फोर्स मेजर में आता है क्या, वो भी आपको देखना है। उसके बाद डिले पोजीशन कॉम्पेंसेशन, उसमें ही कभी कभी हमें लिखना चाहिए एज अ विजिलेंट बायर कि पोजीशन लेते टाइम अगर आपने डिले किया तो आपको कॉम्पेंसेशन या रेंट जो कोई भी हो वो आपने, अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा तो आप वहां पे लिख सकते हैं। द एग्रीमेंट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज सो एंड सो that in case of delay of delivery possession beyond the agreed possession date plus grace period, the respondent shall be liable to pay interest compensation to the allotee at the rate of so and so square feet, or as per the provisions of the RERA Act, whichever is the higher, for every month of delay till the actual delivery of possession। तो ये भी प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेसिफिकेशंस हम आपको लिखनी है। अगर आपके एग्रीमेंट में डिटेल, अगर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिटिंग्स, फिक्सचर अगर है, एमिनिटीज का स्पेसिफिकेशन है कि हम जैसे कि जैगवार का ही इस्तेमाल करेंगे कॉक में, या कुछ डोर हम गोदरेज के डोर लॉक्स हम अच्छे क्वालिटी के बिठाएंगे, तो वो अगर स्पेसिफिकेशन है तो वो स्पेसिफिकेशन एग्रीमेंट में लिखा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारी चीजें एग्रीमेंट में ही लिखे हो, कुछ कुछ चीजें मैंडेटरी है कि आपको अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है, अच्छा फिटिंग्स देना है, अच्छा एमिनिटीज देना है, तो वो सब वो एडमिटेडली रेरा एक्ट का इंटेंशन ही है। क्योंकि ये दोस्तों रेरा एक्ट जो है वो बायर बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, मतलब वो जो बायर है, अलॉटीज है, उनके इंटरेस्ट के लिए बनाया है, और वो रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बनाया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पे बिल्डर को अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अच्छा टाइमली पोजीशन ये आपको देना ही है। और इसके लिए रेरा एक्ट के तहत आप अगर कंप्लेंट करते हैं तो आपका ग्रीवेंस रिजॉल्व हो जाएगा, बिल्डर को रेरा अथॉरिटी ऑर्डर करेगी। इसके लिए आपको ये कंप्लेंट फॉर्मेट्स में और कंप्लेंट में ये सब प्रॉपरली आना जरूरी है, तभी आप वो ग्रीवेंस को अच्छी तरह से स्पीडली रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने रैंडमली जाके ऑनलाइन अगर रेरा कंप्लेंट फाइल कर दिया तो समझो कि आपका रेरा पिटीशन स्टक हो जाएगा और आपको जल्दी से जल्दी राहत मिलने में दिक्कतें आ जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे रेरा कंप्लेंट आ रहे हैं और वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, वो फॉर्मेट में नहीं होने के कारण उनको रेरा अथॉरिटी को जजमेंट और समझने में, और फ्लैट कौन सा फ्लैट है, कौन सा डेवलपर है, कौन सा एग्रीमेंट कितना डिले हुआ है, वो सब, और अगर वो क्लॉज है क्या, वो समझने में दिक्कत आ जाएगी, आ रही है। इसलिए अगर आपको ड्राफ्ट करते समय ये चीजें ध्यान में रखनी है। अभी पेमेंट शेड्यूल, जो कुछ भी आपने पेमेंट किया है तो उसका आप अनेक्चर लगवा दीजिए, और वो पेमेंट शेड्यूल आपने कैसे किया है, एनईएफटी से किया है, बैंक से किया है, चेक ट्रांसफर किया है, वो डिटेल पेमेंट शेड्यूल वो आपको वहां पे लगाना इम्पोर्टेंट है। तो उसका ट्रू कॉपी ऑफ बिल्डर बायर एग्रीमेंट डेटेड सो एंड सो वो आपने अटैच किया। उसके बाद इज एनेक्स विथ एंड मार्क्स विथ 812, जो कुछ भी आपने पेमेंट किया वो, और ये एग्रीमेंट, वो दोनों एक साथ आप अटैच कर सकते हैं। अभी इसके लिए पेमेंट के लिए आप सेपरेट पैरा भी लिख सकते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी ऑफ द अथॉरिटी। Payment of installment by complainant. The complainant being a person of means and having full
faith and representation and commitments made by the respondent, that is builder, and with bona fide intention to purchase the said apartment unit for the residential purpose, uh, or religiously and promptly paid all the installment demand raised by the respondent from time to time as per the payment schedule. हमने पेमेंट शेड्यूल ये ऐसा बना के आपको सैंपल यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए लिखा है। यहाँ पे हमें सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाना है, पेमेंट डेट का कॉलम बनाना है, अमाउंट आपने जो भी दिया है उसका एक कॉमन कॉलम बनाना है, पेमेंट मोड कैसे किया है उसका कॉलम, और उस रिसिप्ट के ऊपर आपका जो यूटीआर नंबर वगैरह रहेगा उसका अगर आपके पास रहता है तो ये प्रॉपर आपका पेमेंट शेड्यूल जो है वो भी दिखना इम्पोर्टेंट है। उसके जरिए आप अथॉरिटी को बता सकते हैं कि हमने सो एंड सो डेट को सो एंड सो चेक के जरिए एनईएफटी के जरिए सो एंड सो अमाउंट वाइड यूटीआर नंबर सो एंड सो पे किया है, और उसका टोटल अमाउंट कितना आता है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। दोस्तों कभी कभी हम 20% करते हैं पेमेंट, 30% करते हैं, 40% करते हैं, तो वो परसेंटेज में जितना भी आपने परसेंटेज अमाउंट किया है वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिए कि द that the above amount constitutes so and so percentage of the total consideration, and the complainant has fulfilled all the payment obligation as demanded by the respondent from time to time। ये प्यारा लिखना भी अनिवार्य है। दैट द प्रिंसिपल अमाउंट, अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी आपका हो तो वो स्टैम्प ड्यूटी आप लिख लीजिए। जीएसटी अगर कट किया हो तो जीएसटी, मेंटेनेंस डिपॉजिट कॉर्पस फंड कुछ लिया है वो, कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग मैटर्स है, इसके लिए आपसे आर्बिट्ररी इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन चार्जेस बिल्डर चार्ज करते हैं, वो भी आप लिख लीजिए। और उसका सबका कॉपीज, डिमांड लेटर्स, बैंक स्टेटमेंट्स आपको आपके कंप्लेंट के साथ अटैच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके जरिए आप उसका जो मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन है वो डिफाइन करने के लिए रेरा अथॉरिटी को ईजी रहेगा। तो दोस्तों, ट्रू कॉपीज ऑफ ऑल पेमेंट रिसिप्ट, डिमांड लेटर्स एंड बैंक स्टेटमेंट evidencing the payment and are annexed herewith collectively and marked as annexure A3 and A4, ये आपको लिखना है। उसके बाद अगर आपने होम लोन वगैरह लिया है तो होम लोन उसका डिटेल्स आप यहाँ पे लिख दीजिए। द कंप्लेंट इन ऑर्डर टू फाइनेंस द परचेज द सेड अपार्टमेंट सो एंड सो डेट को हमने होम लोन लिया है, उसका सैंक्शन लेटर आप अटैच कीजिए। आपका ईएमआई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट करने के लिए, आपका रेंट कैलकुलेट करने के लिए, आपका लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो उस ईएमआई का भी डिटेल्स, कितना ईएमआई जाता है आपका वो भी लिख लीजिए, और उसका कॉपीज सैंक्शन लेटर, डिसबर्समेंट स्टेटमेंट और ईएमआई अकाउंट स्टेटमेंट आप अटैच कीजिए। उसके बाद फेलियर टू ऑफ द रिस्पोंडेंट टू डिलीवर पोजीशन, रिस्पोंडेंट ने उस अलॉटमेंट के जरिए जो कुछ भी एग्रीड पोजीशन था उसमें कैसा फेल किया है, कब से उसने पोजीशन नहीं दिया है, डिले किया है, वो कैसे स्लो स्पेस से चल रहा है, बिहाइंड द शेड्यूल चल रहा है, उसका फोटोग्राफ्स भी आप अटैच करके लगा के एक पैरा आप लिख लीजिए। उसके बाद आपने जो भी रिपीटेड फॉलोअप्स लिए ईमेल आईडीज से, आपने आपके रजिस्टर ईमेल आईडीज से जो भी ईमेल करस्पॉन्डेंस किए है वो ईमेल भी आप डेट वाइज यहाँ पे लिख लीजिए, और वो ईमेल भी आगे जाके अटैच कर दीजिए। इसके लिए ये पैरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप चिंता ना कीजिए, अगर आप मुझे कॉल करते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं तो मैं ये फॉर्मेट आपको दे दूंगा। तो इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर सब डिस्क्रिप्शन में लिखा है। तो दोस्तों ये पैराग्राफ आपको क्लियरली लिखना है, प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, लीगल लैंग्वेज में लिखना है, और इजी टू अंडरस्टैंड, और आपकी स्टोरी आपको रियल एस्टेट अथॉरिटी को बतानी है और बाद में ये ऑनलाइन अपलोड करना है। तो दोस्तों जो भी ईमेल मैंने बताया आपने बिल्डर को भेजा है, वो लेटर्स भेजे हैं, कम्युनिकेशन किया है, वो आपको एनेक्स करके ऐसा एनेक्स किया है उसका पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है। कभी कभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप लीगल नोटिस भी एडवोकेट के जरिए भेजते हैं कि आप हमें कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट कर रहे हैं उसका आप क्लेरिफिकेशन मांगते हैं, डिलीवरी ऑफ पोजीशन के लिए रिगार्डिंग जो भी इंटरेस्ट है वो मांगते हैं, रेंट कभी कभी क्लेम करते हैं लीगल नोटिस के जरिए, उस लीगल नोटिस का भी रेफरेंस आप यहाँ पे इस पैरा में लिख सकते हैं। और
बाद में अगर उसने कुछ रिप्लाई दिया है तो रिप्लाई का भी यहाँ पे क्लियरली आप यहाँ पे रिप्लाई लिख सकते हैं उस लीगल नोटिस और लीगल रिप्लाई बिल्डर ने भी जो भी दिया है उसका हम एग्जिबिट एज एनेक्स किया है वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसने डिफिशियंसी इन सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कैसे की है, जैसे कि मार्केटिंग फॉल्स एडवर्टीजमेंट किया होगा तो फॉल्स एडवर्टीजमेंट का प्यारा लिखिए। हमें अश्योरेंस दिया है कि सो एंड सो डेट को हमें पोजीशन दिया जाए, अभी तक पोजीशन नहीं मिला है और डिले हुआ है कभी कभी। हमें यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि ये हमारा हार्ड अर्न मनी है। विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन अगर आप डिले करते हो तो हमारा रेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हम रेंट भी हमें पे करने पड़ रहा है अदर जगह रहने के लिए। और उस विसिनिटी में सो एंड सो 15,000 20,000 25,000 रेंट है और ये हमें इमेंस मेंटल एगोनी हरासमेंट एंड फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। ये भी आपको डिटेल में लिखना है। उसके बाद फाइनेंशियल लॉस कैसे हो रहा है उसका एक पैराग्राफ यहाँ पे आना चाहिए कि हमें मंथली रेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम मंथली रेंट पे कर रहे हैं, ईएमआई पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, कैसे कैलकुलेशन हमने किया है, हमें मेंटल स्ट्रेस कैसे हो रहा है। और हम हमारी जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली को शिफ्ट करने में जो भी दिक्कतें आ रही है न्यू अपार्टमेंट में, वो हमारी ह्यूमिलिएशन हो रही है, ये सब भी बातें आती है, ये आपको पैराग्राफ में प्रॉपरली ड्राफ्ट करके अथॉरिटी को बतानी है। उसके बाद जो कुछ भी फिर से मंथली ईएमआई का हम स्टेटमेंट हमें देना चाहिए, हमारा रेंट का स्टेटमेंट अगर कुछ होता है तो वो भी आपको देना है। और फाइनेंशियल बर्डन कितने रुपीस का पर मंथ आ रहा है उसका भी क्लियरिटी हमें अथॉरिटी को देना चाहिए। अभी जैसे कि रेरा प्रोविजंस है, वेरियस 11(4)(a) है, वहाँ पे कुछ मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिल्डर के ऊपर, वो भी आपको बताना है। सेक्शन 18 प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स एंड रेमेडीज अवेलेबल फॉर अलॉटीज इन केस ऑफ promoter fails to discharge its obligation or is unable to give possession। ये जो कुछ पैरा है कौन से प्रोविजंस वायलेट हो रहे हैं वो भी हमें थोड़ा सा अगर लिखेंगे तो रेरा अथॉरिटी को आपका केस अंडरस्टैंड करने में तो दिक्कतें कम हो जाएगी। अब हम क्या क्लेम कर रहे हैं, कभी कभी हम रिफंड मांगते हैं बुकिंग का, कभी कभी हम पूरे प्रोजेक्ट्स का जो भी पैसा है वो हमें वापस दे दीजिए, हमें आपका फ्लैट नहीं चाहिए और उसका इंटरेस्ट भी हमें दे दीजिए। तो उसके रिगार्डिंग हम ये पैरा ऐसा ऑप्शन वन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन टू भी होता है कि हमें पोजीशन भी चाहिए लेकिन हमारा डीले का जो इंटरेस्ट है एवरी मंथ डीले का वो हमें दे दीजिए। तो ये आपके अकॉर्डिंगली आप पैरा ड्राफ्ट कर सकते हैं, आपको एंटायरली विड्रॉ करना है, पैसे पूरे चाहिए तो आप पूरे मांग सकते हैं और पोजीशन विथ इंटरेस्ट चाहिए तो पोजीशन मांग सकते हैं। अब आपने अगर कैलकुलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ डिलेड पोजीशन इंटरेस्ट रिफंड अकाउंट। आपको जो भी इंटरेस्ट आपने कॉम्पेंसेशन के जरिए एसबीआई मार्जिनल पर ईयर इंटरेस्ट रेट जो भी है 2% है समथिंग है, तो उसके रिगार्डिंग आप ये मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट एमसी एलआर ये इम्पोर्टेंट है, ये आप यहाँ पे रख के ये अमाउंट कैलकुलेट करके को अथॉरिटी को बता सकते हैं कि हमें इतना इतना फाइनेंशियल लॉस हुआ है। डिलेड पोजीशन के रिलेटेड मैंने ये टेबल फॉर्मेट बनाया है कि एग्रीड पोजीशन ये था, ग्रेस पीरियड अगर ये भी करते हैं तो भी इतना टोटल मंथ्स का डिले है, उसका एसबीआई मार्जिनल रेट्स 2% से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इतना हमें आपको इंटरेस्ट देना है। और उसका स्टेटमेंट भी हमने इसके साथ अटैच करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी कंप्लेनेंट का जो बोनाफाइड इंटेंशन है वो भी आपको दिखाना है कि वी आर रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म ऑल रिमेनिंग ऑब्लिगेशन जो कुछ भी है। और हमें अगर इंटरिम रिलीफ चाहिए तो ये इंटरिम रिलीफ के लिए ये आपको कंप्लेंट एक्सपीडिएट रेजोल्यूशन के लिए आप इंटरिम रिलीफ नेसेसरी क्यों है, इसके लिए ये प्यारा यहाँ पे लिखना बहुत ही अनिवार्य है। फिर इसके बाद दोस्तों कॉज ऑफ एक्शन, क्यों हम यहाँ इस अथॉरिटी के सामने आ रहे हैं, उसका रियल कॉज क्या है। तो उसका कॉज ऑफ एक्शन का प्यारा ऐसा लिखना है कि व्हेन द रिस्पोंडेंट फेल टू डिलीवर पोजीशन ऑफ द अलॉटेड अपार्टमेंट यूनिट
एग्रीड पोजीशन डेट सो एंड सो। कॉज ऑफ एक्शन अगर आपका कोई दूसरा होगा, अगर एग्रीड कुछ एमिनिटीज प्रोवाइड करने के एमिनिटीज इनकम्प्लीट है, तो वो कॉज ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली वो ऐसे रिड्राफ्ट होगा। और डिलेड पोजीशन ऐसा हमें लिखना बहुत ही अनिवार्य है। अभी इसके बाद 5 में हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट, जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर है, बिल्डर बायर है, उसका एक ऐसा टेबल फॉर्मेट बनाइए। और पेज नंबर पेजिंग प्रॉपरली कीजिए। होम लोन है, कॉपीज ऑफ ईमेल है, जैसे मैंने पहले ही बताया, वो अकॉर्डिंगली हमें ऐसा लिखकर यहाँ पे पेज नंबर लिखिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट रिलीफ। अभी रिलीफ शॉर्ट जो भी है, हमारा जो रिलीफ है दोस्तों, ये ड्राफ्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके जो कोई भी ऑनलाइन है वहां पे भी हमें कॉपी पेस्ट करके अपना रिलीफ लिखना है। तो इसके लिए ड्राफ्ट प्लस वो वर्ड फॉर्मेट में हमें वो कॉपी पेस्ट करके इजी रहेगा। ऐसे कॉपी हम करेंगे और वहां पे जाके रेरा अथॉरिटी के वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे, जहाँ पे भी रिलीफ का कॉलम है, जहाँ पे भी कंप्लेंट फैक्ट ऑफ द केस का कॉलम है, तो हम अपनी फैक्ट्स रखेंगे। तो दोस्तों इसलिए हम जो रिलीफ मांग रहे हैं, जैसे कि हम रिफंड मांग रहे हैं, तो हमें ये रिलीफ ऐसा प्रॉपरली लिखना है कि डायरेक्ट द रिस्पोंडर प्रमोटर टू रिफर द एंटायर अमाउंट ऑफ रुपीज। अगर हमें एंटायर अमाउंट चाहिए तो सो एंड सो along with interest prescribed under section 18 of the RERA Act with rule 15 of the Maharashtra RERA rules 2017 at the rate State Bank of India's highest marginal cost of lending rate MCLR प्लस 2% पर एनम। जो कुछ भी है आप 18% भी क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए कोई आपको दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हमें दूसरी प्रेयर डालनी है कि डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू रिफंड all statutory charges including stamp duty, registration charges, GST service, maintenance deposit, all other charges paid by the complainant। उसके बाद आपको तीसरा रिलीफ मांगना है, डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू पे कॉम्पेंसेशन ऑफ रुपीज सो एंड सो फॉर मेंटल एगोनी हरासमेंट। कुछ कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि रेरा अथॉरिटी को बहुत वाइड पावर्स है, उसके जरिए मेंटल एगोनी हरासमेंट फाइनेंशियल लॉस डिफिशियंसी इन सर्विस देती है। कुछ कुछ केसेस में नहीं देती है। कहाँ कहाँ अगर कुछ आपका ड्राफ्ट, आपका केस अगर उनको जेन्यून लगता है, प्रॉपर ड्राफ्टिंग रहता है, तो आपको मेंटल एगोनी हरासमेंट फाइनेंशियल लॉस डिफिशियंसी सर्विस सब मिलेगा। उसके बाद आपको जो भी लिटिगेशन कॉस्ट हुआ है वो भी आप मांग सकते हैं कि हमें ये कंप्लेंट परस्यू करने में 50,000 1 लाख जो भी कुछ भी लिटिगेशन कॉस्ट है, तो डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू पे लिटिगेशन कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंप्लेनेंट फॉर फाइलिंग द एंड प्रोसिक्यूटिंग द प्रेजेंट कंप्लेंट। क्योंकि हमारा टाइम भी जा रहा है डिफेंस करने में, और हमें खर्चा भी आया है वो सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके उसका जेरोक्स स्कैन करके अपलोड करने में। वो सब आप यहाँ पे लिख दीजिए। अभी ऑप्शन टू है कि हम पोजेशन विथ इंटरेस्ट भी मान सकते हैं। तो उसमें हम डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट प्रमोटर टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेड प्रोजेक्ट एंड डिलीवर फिजिकल एंड लीगल पोजेशन ऑफ द अलॉटमेंट अपार्टमेंट यूनिट बेयरिंग नंबर सो एंड सो, हैविंग द सुपर बिल्डअप एरिया सो एंड सो, along with car parking with specified reasonable time period determined by the real estate authority। अगर हम, और हम यहाँ पे इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं। उसका पैरा है डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू पे फॉर द डिलेड पोजीशन एट द रेट ऑफ प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 18। उसके बाद हम क्या मांग सकते हैं, मेंटल आगोनी हरासमेंट जैसे मैंने भी बताया, और जो कुछ भी है लिटिगेशन कॉस्ट वो भी हम मांग सकते हैं। कॉमन रिलीफ्स क्या हो गए, डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू फर्निश ऑल कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एंड स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स ऑब्टेन फॉर द सेड प्रोजेक्ट। और उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, पास एनी अदर ऑर्डर्स और डायरेक्शन एज द ऑनरेबल अथॉरिटी may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case and in the interest of justice। अभी ये हो गया आपका फाइनल रिलीफ। इसके दरमियान आप इंटरिन रिलीफ, जो टेम्पररी रिलीफ है टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। उसमें आप बोल सकते हैं कि जो भी आपका अमाउंट है वो escrow अकाउंट में अथॉरिटी के डिपॉजिट करने की डायरेक्शन दी जाए। और बाकी कुछ है जो करंट स्टेटस आप मांग सकते हैं, आपके फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसा हुआ, बैंक स्टेटमेंट्स कैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन है क्या, और एनी अदर रिलीफ एज अथॉरिटी, ये आप इंटरिम रिलीफ में भी मांग सकते हैं। और उसमें डायरेक्शन भी मांग सकते हैं कि नॉट टू एलिनेट ट्रांसफर सेल मॉर्गेज क्रिएट थर्ड पार्टी राइट्स और इंटरेस्ट ओवर अलॉटेड अपार्टमेंट। ये किसी को थर्ड पार्टी को बेच नहीं सकता ऐसा।
तो उसके बाद दोस्तों ये हमें डिक्लेरेशन भी इसमें लिखना है, डिक्लेरेशन क्लॉज दैट द कंप्लेनेंट हियर बाय डिक्लेयर्स एंड अंडरटेक्स एज अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रेजेंट कंप्लेंट falls within the jurisdiction of so and so the matters regarding the which the complaint has been made not pending before any, ये हमें डिक्लेरेशन देना है, not filed any other complaint or in case complaint filed in or any other complaint suit application before any other forum, उस फोरम अगर आपने एग्जॉस्ट किया है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट जो हमने प्रोड्यूस किए है उस वो जेन्युइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, और अगर वेरिफिकेशन के लिए वो रिक्वायर्ड है तो हम ये आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो कुछ भी हमने फीस पेड की है एज पर द रेरा अथॉरिटी, कहीं कहीं 5,000 रुपीज फी है, अपीलेट का 6,000 है, तो वो जो फीस का पर्टिकुलर से जो ई ग्रास जो ग्रास के ऊपर आप जाके पे करते हैं रेरा अथॉरिटी को ऑनलाइन पेमेंट के जरिए, उसका हमें डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। फी पेड रुपीज सो एंड सो, मोड ऑफ पेमेंट कैसा है, डीडी ट्रांजेक्शन। दोस्तों कभी कभी मैं ऐसे भी क्लाइंट्स मेरे से आते हैं कि सर हमें ड्राफ्ट बना के दीजिए और अपलोड करके दीजिए, तो हम उसके लिए कुछ मिनिमल चार्ज करके आपको वो भी करके दे सकते हैं अगर आपको ये करने में कुछ दिक्कतें आते हैं, और आप खुद अपना केस लड़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम्स फाइलिंग फी, ये फॉर्मेट प्रॉपरली आपको यहाँ पे पेमेंट के बाद जो कुछ भी ब्रांच है डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में क्या लिखना है कि आपका नाम, आपका रेसिडेंस, फादर का नाम, और यहाँ पे अफर्म करना है कि जो कुछ भी हमने कंप्लेंट में अब कहा है वो सच है, और ये पैराग्राफ्स में जो कुछ भी लिखा है वो हमारे नॉलेज और बिलीफ के हिसाब से पूरा सही है। वेरिफिकेशन प्लेस आपको जो भी है, मुंबई हो, पूना हो, नागपुर हो, आपका डेट, मंथ और ईयर, और डिपोनेंट मतलब जो कुछ भी आप एफिडेविट करने वाले हैं। दोस्तों ये एक बार ड्राफ्ट बन जाता है तो ये ड्राफ्ट को आपको प्रॉपरली नोटरी करना है, और नोटरी कैसे करते हैं वो मैं आपको, नोटरी कैसे करना है नोटराइज लोकल नोटराइज एडवोकेट के जरिए, ये मैं आपको ये स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये भी हमारा ड्राफ्ट है, ये देखो, कंप्लेंट टू अथॉरिटी। यहाँ पे आप कंप्लेंट, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे अदर पार्टीज है, तो उसका पेज नंबर हमें प्रॉपरली यहाँ पे लिखना है एनेक्चर करके। पेज नंबर लिखने के बाद यहाँ पे फिर से ये नोटरी का सिंबल आएगा आपके कंप्लेंट के ऊपर। ये आपको प्रॉपरली ये नोटरी का हर जगह सिंबल आने के बाद हमने ये अर्लियर जो कुछ भी ड्राफ्ट किए, ये वेरिफिकेशन ऐसे आता है, यहाँ पे आपका कंप्लेंट आता है, प्लेस आता है, और बिफोर मी यहाँ पे नोटरी का टिकट सिंबल्स, ये रेड वाला टिकट आता है, वो भी आपको लगाना है, और नोटरी का साइन बिफोर मी करके, आइडेंटिफाइड बाय मी करके करना है। इसके बाद ये एनेक्चर 1, जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि एग्रीमेंट है तो पहला एनेक्चर 1 उसका आएगा, फिर एनेक्चर 2। ट्राई कीजिए कि या आप स्केच पेन से एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 लिखिए, और पेज नंबर प्रॉपरली रनिंग पेज में लिखना इंपॉर्टेंट है। तो इसके जरिए आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। नोटरी का आपको यहाँ पे सील लगाना है सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और एक बार ये कंप्लीट हो जाता है नोटरी का, तो आपकी फाइल रेरा अथॉरिटी के सामने अपलोड करने के लिए और फिजिकल सबमिशन के लिए रेडी है। नॉट नेसेसरी रेरा अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी में अगर आप अपील कर रहे हो उसका भी ड्राफ्ट में बनाने वाला हूँ, आपको सब समझाने वाला हूँ कि रेरा अपीलेट अथॉरिटी के सामने आप रेरा अथॉरिटी के बाद अपील कैसे कर सकते हैं और ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको ये करना है। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट आता है। कोर्ट आपको अगर इस वो रिटर्न स्टेटमेंट को कुछ रिजॉइंडर करने की अनुमति देता है तो आप रिजॉइंडर भी फाइल कर सकते हैं और आपका केस जीत सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद नोटरी करना है, और बाद में रेरा अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको रेरा अथॉरिटी के सामने आपका कंप्लेंट कैसे ड्राफ्ट करना है और कैसे आपका ग्रीवेंस रिजॉल्व करना है, और आपको कैसे इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन, डिले पोजीशन के रिलेटेड जो भी कोई इंटरेस्ट होता है वो आपको कैसे क्लेम करना है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको ड्राफ्टिंग में कोई दिक्कत आती है
तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैंने मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है, और आपको अगर ऐसा सैंपल ड्राफ्ट चाहिए समझने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको ये ड्राफ्ट फ्री में देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।